B.एड फर्स्ट ईयर में जो पेपर है उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस पेपर के अंतर्गत हम किशोरावस्था का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था किशोरावस्था, एडोलसेंस। हमने अपने इसी चैप्टर के अंदर कई टॉपिकों पर अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाई है। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि हम किशोरावस्था में शिक्षा का किस प्रकार से रख सकते हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समस्याओं की अवस्था होने के साथ साथ में किशोरावस्था के लिए यानी कि शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो किशोरावस्था है वह तूफान संघर्ष की अवस्था है। इसके अंतर्गत बालकों में, किशोर किशोरियों में किशोरावस्था में आने के बाद शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उनके शरीर में तूफान से उठते हैं, वह अपने आप में ही संघर्ष करते रहते हैं। यानी कि यह अवस्था तूफान संघर्ष परिवर्तन की अवस्था है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है, यानी कि जीवन का जो कठोर समस्यात्मक काल कहा गया है। कोई अनोखा नहीं है। किशोर लड़के लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जा सकती है जिसमें वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। यानी कि किसके द्वारा ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं हम? शिक्षा के द्वारा। यानी कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बालक बालिकाएं जो होती हैं किशोरावस्था में आने के बाद अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकती हैं। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, या निम्नलिखित बातें होनी चाहिए जब हम किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करें। नंबर 1, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। क्या है? शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए जैसे ही बालक या बालिका किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो उनका जो शरीर है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बालकों या बालिकाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उनके संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, जो वह पहले बाल्यावस्था में यानी कि पढ़ कर रहे हैं या जो उनके मनोभाव है वह समाप्त हो जाते हैं और उनके अंदर नए मनोभाव परिवर्तित हो जाते हैं। उनके सारे शरीर में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शरीर के अंगों का विकास होने लगता है। इसी प्रकार शिक्षा को यानी एक शिक्षक को बालकों की जो परिवर्तन है उनके बारे में सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की अनिवार्य विषय बनाया दिया जाना चाहिए। यानी कि जब हम बालकों को शारीरिक शिक्षा देंगे तो वह अपने शरीर के बारे में भी सोच सकेगा, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह भी ठीक प्रकार से रहेगा। किसी की कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और यह बात सत्य है। अगर किसी का तो यानी कि शरीर स्वस्थ है तो वह सीखने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेलों, व्यायामों और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ में खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरों के माता पिता और अभिभावकों को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेलकूद व व्यायाम के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी कि आज भी भारत देश के अंदर बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको इन सब के बारे में मालूम ही नहीं। तो एक शिक्षक का कर्तव्य बैठता है कि वह भी यानी कि जो बालक या बालिकाएं होती है उनका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में
उसके माँ बाप से चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें खेल के बारे में बताना चाहिए, व्यायाम के बारे में बताना चाहिए और पौष्टिक आहार के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वह अपने बालकों का समुचित विकास कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था। किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है। यह बात सही जानते हैं कि उनका जो विकास है वह किस अवस्था में सर्वाधिक होगा? किशोरावस्था में। अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए, लगनशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार से बुद्धि के विकास के लिए भी बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियां होनी चाहिए और कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे समस्या पूर्ति, यानी कि हमने कोई किस प्रश्न दे दिया, उसमें कुछ बीच में छोड़ दिया और उसकी समस्या आ गई, उसकी पूर्ति करने के लिए होनी चाहिए। पहेलियों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि पहेलियां पूछनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उनका दिमाग चलेगा और उनको बौद्धिक व्यायाम होगा। प्रश्न मंच होना चाहिए, यानी कि एक गोष्ठी रख ली, उसमें जो वक्ता है वह बालकों से कुछ प्रश्न पूछे और वह बालक उनके ओरली यानी मौखिक रूप पे उनके आंसर दे। जब वह इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे तो उनका जो बौद्धिक विकास वो है, उनकी बुद्धि का भी व्यायाम होगा, यानी बौद्धिक व्यायाम होगा। सामान्य ज्ञान, वाद विवाद के अवसर दिए जाने चाहिए, भाषण प्रतियोगिता की जानी चाहिए और उन्हें कविता लेखन आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि वह हम जब कविता लेखन का आयोजन करेंगे तो वह उसमें अपने विचार लिख सकेंगे और जब विचार लिखेंगे, विचार कहाँ बनेंगे? दिमाग में बनेंगे और उन विचारों को लिखने के लिए वह अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, उसमें मंथन करेगा, तो जिससे क्या होगा, उसका बौद्धिक व्यायाम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा संवेगों का प्रशिक्षण। किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों को नियंत्रित करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किशोर बालक बालिकाओं के जो संवेग है उन्हें नियंत्रित ना किया जाए तो वह गलत रास्ते पर चल सकते हैं, वह समाज विरोधी कार्य करने पर रुकेंगे नहीं। इसीलिए उनके जो संवेग है उन पर क्या है, कंट्रोल करने के लिए बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके, यानी कि जो जीवन है उनका वह रुक सके। शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दे और इस प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके, यानी कि इस प्रकार का उन्हें पाठ्यक्रम देना चाहिए जिससे कि उन्हें उस पाठ्यक्रम को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का डर न लगे। जब डर नहीं लगेगा तो उनके संवेग उनके कंट्रोल में होंगे, अगर डर लगेगा तो उनमें कौन सा है, यानी कि जो भय है भय वाले संवेग जागृत हो जाएंगे, जिसके कारण वह विद्यालय से मुंह मोड़ लेंगे। यानी कि जब किसी काम को करने से बालक डरेंगे तो उस काम को क्यों करेंगे, उससे वह पीछे भागेंगे। इसीलिए हमें ऐसा पाठ्यक्रम देना चाहिए जिससे कि वह डरे ना, यानी कि उनका डर दूर हो सके, अकारण क्रोध आना बंद हो सके, यानी कि बालक बहुत जल्दी क्रोध करने लगते हैं और उनका जो अकारण क्रोध आना है वह बंद हो सके। ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या ना करे, यानी कि किसी से ज्वेलसी ना करे। ईर्ष्या के स्थान पर वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, यानी कि हमें विद्यालय के अंदर इस प्रकार का पाठ्यक्रम रखना चाहिए जिसको वह आपस में सब मिल बैठकर पढ़ सके। उस पाठ्यक्रम में जो
कार्यक्रम दिया गया है उसको सब मिलकर सीख सके, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, यानी कि घृणा ना करे, बल्कि प्रेम पूर्वक उस कार्य को संपन्न करे। शिक्षक द्वारा किशोरों को वांछित स्नेह और सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए। ये नहीं कि एक जो शिक्षक है वह एक बालक को सहानुभूति और प्रेम कर रहा है पर दूसरे बालक को नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, वह बालक अध्यापक से घृणा करने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा, उसके प्रति उसके दिमाग में मिथ्या बन जाएगी। जिसके द्वारा उसके दिमाग में जो है तनाव बन जाएगा। अगर वह सभी बालकों को समान रूप से देखेगा तो बालक क्या है, तनाव मुक्त रह पाएंगे। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करे, प्रेमवत व्यवहार करे। आज की जो शिक्षा नीति है उसमें भी यही कहा गया है। पहले क्या था, पहले जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी, पाठ्यक्रम केंद्रित हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो शिक्षा है वह है बाल केंद्रित, यानी कि इस आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर सब कुछ बालक ही है। अध्यापक और पाठ्यक्रम का गौण स्थान है, यानी कि अध्यापक अब एक सहायक के रूप में है और जो पाठ्यक्रम वह है सहायक सामग्री के रूप में है। यानी कि किसी बालक के सीखने में अध्यापक केवल एक सहायक के रूप में, यानी कि उसकी सहायता कर रहा है, न कि वह सर्वोपरि होगा। अब शिक्षा में सर्वोपरि किसका रोल है, बालक का स्थान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता की शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप से होती है, यानी कि बालकों के अंदर जो सामाजिकता होती है वह बहुत ही प्रबल रूप से होती है। शिक्षक द्वारा लाभ उठाकर किशोर में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्म निर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। यानी कि एक बालक या बालिकाओं को सामाजिकता की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा सामाजिक में जितने भी गुण हैं सामाजिकता के, उनका लाभ उठाकर एक बालक एक अच्छा नागरिक, यानी कि एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अपने अंदर वह अनेकों गुण विकसित कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, आत्म निर्णय लेने की शक्ति पैदा कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूह का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वे उत्तम सामाजिक व्यवहार के ढंग सीख सके। यानी कि जब वह किसी समूह का सदस्य बनेगा तो वह बड़ा होकर भी इसी प्रकार से कार्य कर पाएगा। और यानी कि जो समूह होते हैं उनके सदस्य बनने से उसके अंदर क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का गुण विकसित होगा और वह अच्छे निर्णय या अच्छा निर्णय लेने की क्या है शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा चरित्र बना सकेगा, यानी कि जब वह समाज के अंदर रहेगा तो समाज की अच्छी बुरी आदतों के बारे में सोचेगा तो वह क्या है, अच्छा अपना जो कैरेक्टर है उसमें भी अच्छा हो सकेगा, अच्छी आदतें आ जाएगी और नेतृत्व करने का विकास होगा। यानी कि किसी भी चीज का नेतृत्व करने का उसके अंदर विकास होगा। इसके लिए सामूहिक खेलों, स्काउट, पर्यटन शिविरों आदि का यानी कि आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जब हम सामूहिक खेल बच्चों को खिलाएंगे तो उसमें क्या है, वह आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। स्काउट कैंप वगैरह का आयोजन करेंगे तो उसके द्वारा भी बालक एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, उनमें अच्छे बुरे की समझ भी पैदा होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण।
किशोरा किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होती है, यानी कि बालिकाओं को हार्ड पाठ्यक्रम वह नहीं कर पाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां अब ऐसा है कि उनको चाहे जैसा पाठ्यक्रम दे दो वह उसी में पढ़ सकती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी है कि वो है जो कठिन पाठ्यक्रम होता है वह उस पर नहीं चल जाता है और उसके सामने एक क्या है रुकावट सी आ जाती है, जिससे कि वह कक्षा में ही पिछड़ जाती हैं। इसीलिए लड़कियां अब लड़कियों का जो पाठ्यक्रम होता है वह अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है, यानी कि उनका पाठ्यक्रम अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनकी जो रुचियां है, लड़कों की रुचियां अलग होती है और लड़कों की रुचियां अलग होती है। उनको अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार विषयों के अध्ययन करने की या अध्ययन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बालक साहित्य पढ़ना चाह रहा है और हम उसको मैथ पढ़ाएं, और एक बालिका मैथ पढ़ना चाह रही है हम उसको साहित्य पढ़ाएं। नहीं, जिस प्रकार की जिस बालक या बालिकाओं की रुचि है हमें उसी प्रकार के पाठ्यक्रम का उनके लिए आयोजन करना चाहिए, उन्हें उसी प्रकार का पाठ्यक्रम लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों और अधिकतम विकास कर सके, यानी कि उनकी जो मानसिक शक्तियां है उनका क्या है अधिक से अधिक विकास हो सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की योग्यताएं और अभिरुचियां क्या है अलग अलग होती है। अब दोनों की ही अपनी अलग अलग समाज की जिम्मेदारियां होती है, इसीलिए जब पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाए तो उनकी रुचियां अभिरुचियों के अनुसार ही उन्हें पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। किशोर लड़के लड़कियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने अच्छे बुरे उचित अनुचित का में अंतर कर सके, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण में अंतर कर सके, या अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक नियमों के अनुसार ढाल सके। जब वह समाज के जो नियम है उनमें जो न्यायपूर्ण नियम होते हैं उनमें वह अंतर ही नहीं कर पाएंगे तो वह अपने आप को उसके अनुरूप कैसे ढाल पाएंगे। इसीलिए छात्र छात्राओं को धार्मिक और सामाजिक शिक्षा की नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। शिक्षक धार्मिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा किशोर के दुर्गुणों को दूर कर उनकी अपराध वृत्ति को दूर करके, यानी कि एक शिक्षक अगर उसके अंदर भी धार्मिक या नैतिक गुण है तो वह उसके द्वारा बालकों या बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करके धार्मिक या नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनके जो अंदर अवगुण है, जो अंधकार छाया हुआ है उनके जीवन में, उसे दूर कर सकता है। उनकी जो अपराध वृत्तियां हैं, अपराध करने की जो सोच है उसे खत्म कर सकता है। वह जो बालक बालिकाएं समाज विरोधी कार्य करते हैं उन कार्य यानी कि उन ऐसे समाज विरोधी कार्यों को वह बंद करा सकता है, किसके द्वारा? धार्मिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा। उनका जो दृष्टिकोण है उसको स्वस्थ और उदार बना सकता है, यानी कि वह गलत बात नहीं सोचेंगे। लेकिन शिक्षक को भी नीति के मार्ग पर चलने, महापुरुषों की जीवन गाथाओं से परिचित कराने और नीति संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए किशोरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है अगर एक शिक्षक के अंदर भी धार्मिक और नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, यानी कि हुआ है, या उसके अंदर यानी शिक्षक के अंदर धार्मिक और नैतिक गुण है। अगर उसके अंदर धार्मिक या नैतिक गुण ही नहीं होंगे तो वह अपने छात्र छात्राओं को ही इस प्रकार की शिक्षा देने में असमर्थ रहेगा। इसीलिए एक शिक्षक को भी इस प्रकार की जो आदतें हैं उनको अपने अंदर विकसित करना चाहिए, तभी वह बालक बालिकाओं को इस प्रकार की जो शिक्षा है दे पाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक निर्देशन।
कौन सा है? व्यावसायिक निर्देशन। किशोरों को एक मुख्य समस्या व्यवसाय के चयन की होती है, यानी कि जैसे जैसे किशोर बड़े होते चले जाते हैं, उनकी जो शिक्षा है वह पूरी होती चली जाती है, उनको समस्याएं घेर लेती है कि इस चीज की अपने पैरों पे खड़े होने की, और वो किस लिए? क्योंकि अच्छे व्यवसाय के लिए वह चिंता करने लगते हैं। यदि उनको सही व्यवसाय नहीं मिलता तो वे आजीवन दुखी रहते हैं। सही बात है, अगर अच्छा व्यवसाय होगा तो वह आजीवन सुखी रहेंगे, लेकिन अगर उनका जो व्यवसाय है वह गलत होगा, अच्छा व्यवसाय नहीं होगा तो वह आजीवन दुखी रहते हैं। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह किशोरों को बुद्धि, दृष्टिकोण, विचारों, झुकाव, भावनाओं, रुचियों और विशेष योग्यताओं का परिचय प्राप्त करके उन्हें व्यवसायिक निर्देशन प्राप्त करे। यानी कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को व्यवसाय के लिए क्या दिशा निर्देश दे, गाइड करे, और उसके लिए उसका यह भी कर्तव्य है कि बालक की रुचियों को समझे कि बालक किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है या किस क्षेत्र में कार्य करना चाह रहा है। तो एक शिक्षक को उसे उसी के रुचि अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षा की व्यवस्था के अवसर दिए जाना चाहिए, या बालकों को निर्देश देना चाहिए कि अब ये मान लीजिए एक लड़का तो इंजीनियर बनने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है, तो एक अध्यापक का भी यह कर्तव्य है कि उसको यह समझाए कि आप इंजीनियर तब बन सकते हो अगर आप अपने पाठ्यक्रम में इन विषयों का समावेश कर सको। ये नहीं, आप तब इंजीनियर नहीं बन सकते कि अगर आप साहित्य के विषयों का समावेश करोगे। आपकी रुचि अभिरुचि इंजीनियर बनने की है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यानी कि पाठ्यक्रम का चुनाव करना पड़ेगा। इस प्रकार के सभी निर्देश एक अध्यापक को अपने छात्रों को देने चाहिए, तभी वह अपने जीवन में एक कुशल जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अच्छे व्यवसाय का चुनाव कर पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छा व्यवसाय होगा तो वह अपना आजीवन यानी कि खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अगर उनका जो व्यवसाय है वह खराब होगा तो वह बहुत दुख के साथ अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे। सो गाइस, हमारे जो किशोरों के लिए शिक्षा का स्वरूप था, इसके हमने 7 पॉइंटों पर डिस्कस किया। अभी हमारे 7-8 पॉइंट और रहते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस या अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।